हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वुड्स डिस्पैच यानी कि सबसे पहले तो हमारा टॉपिक क्या था, हम क्या पढ़ रहे थे? द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन एजुकेशन सिस्टम। भारत में ब्रिटिश के आगमन के बाद एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव हुए, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि एजुकेशन सिस्टम में, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एजुकेशन सिस्टम, पिछले लेक्चर में आप लोग देखिएगा कि दो तरीके के समाज हमारे भारत में बट गया था। एक समाज ऐसे लोगों का जो चाहता था कि भारत का विकास जो है भारतीय शिक्षा नीति के तहत हो, और भारतीय शिक्षा नीति क्या थी? जिसमें संस्कृत, अरबिक, पर्शियन इन सब लैंग्वेज को ज्यादा प्रीफर किया जाए। और दूसरा तबका उन लोगों का था, दूसरा ऐसे लोगों के साथ थे जो इंग्लिश एजुकेशन को विकास का स्तर मानते थे, जो इंग्लिश है ना एजुकेशन को चाहते थे कि हम इसको बढ़ाया जाए। तो अब देखो, कल भी बताया था कि लॉर्ड मैकाले एक ऐसा समाज बनाना चाहता था, भारतीयों में एक ऐसा समाज, एक ऐसे लोगों को बनाना चाहता था जो रंग रूप से तो कलर से तो भारतीय हो, लेकिन उनके दिमाग में जो सोच चल रही है वह अंग्रेजी होनी चाहिए, उनके जो काम करने के तरीके हैं वह अंग्रेजी होना चाहिए, नहीं ब्रिटिश होना चाहिए, है ना। इसी को लेकर तो अब जाहिर सी बात है कि इनका सोच ये था, तो वह किनको, ओरिएंटलिस्ट को सपोर्ट करेंगे कि एंग्लिसिस्ट को सपोर्ट करेंगे? जाहिर सी ऑब्वियसली बात है कि एंग्लिसिस्ट यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर करते थे, जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को है ना ज्यादा महत्व देते थे, उनको ये प्रीफर करता था, उनको यह ज्यादा मानता था। और लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी और ओरिएंटलिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा थी, है ना। मासेस उनकी ज्यादा थी, यानी कि कहने का मतलब हम कल भी बताए कि 90% से ज्यादा लोग ऐसे थे जो ओरिएंटलिस्ट थे, जो हमारे भाषाओं को ज्यादा प्रीफर करते थे, हिंदी को, संस्कृत को और पर्शियन को, अरबिक को, इन सब भाषाओं को ज्यादा प्रीफर करते थे। क्लियर? अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे आगे? तो सबसे पहला है हमारा वुड्स डिस्पैच। क्या है? वुड्स डिस्पैच। अब देखते हैं वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। कौन वुड्स डिस्पैच? वुड्स है क्या? तो सर चार्ल्स वुड, है ना, उस समय के एक अंग्रेज अधिकारी थे जो एजुकेशन बोर्ड के मेंबर थे। यहाँ पर भी भारत में भी एजुकेशन बोर्ड बनाया गया था, उस एजुकेशन बोर्ड के मेंबर थे। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया। भारत में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन पर ही जोर नहीं दिया, फीमेल एजुकेशन पर भी जोर दिया गया। ये इन्होंने क्या किया था? फीमेल एजुकेशन एंड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इन सब चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया। अब होता क्या था, आप लोग को पता है कि भारत एक ऐसा देश था जहां पर हमारे घरों से महिलाओं को पढ़ने की आजादी बिल्कुल नहीं थी, वो लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। इसका कारण हमारे निम्न स्तर का सोच, छोटी सोच होती थी कि हमारे घर में, है ना, हमारी महिलाएं, माता बहन का क्या काम है ना, उनका काम है घर में चूल्हा चौका करना, घर की साफ सफाई करना, घरेलू कार्य। यानी आज भी हम लोग क्या लिखते हैं जी? ज्यादातर क्या लिखते हैं कि मम्मी क्या है जी? तो सर मम्मी हाउस वाइफ है। उसके अलावा बहुत सारे कम ही ऐसे, है ना, गार्जियन होते हैं जो वर्क में जाते हैं, जिनकी मम्मी काम पे जाती है, लेकिन अधिकांश की मम्मी क्या है? हाउस वाइफ है, घरेलू कार्यों में निपुण है, घरेलू काम ही करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, अब बारी बारी से हम इन चीजों पर चर्चा करेंगे। तो उस समय भी फीमेल एजुकेशन को कोई मान्यता नहीं देती थी, खास करके मुस्लिम धर्म में तो और ज्यादा, क्योंकि आज भी आप लोग क्या देखते हैं कि मुस्लिम समाज में आज भी घरों से जब बाहर महिलाएं, औरतें निकलती हैं तो नकाब पहनकर निकलती है, बुर्का पहनकर निकलती है। इसका कारण है कि आज भी उनमें जो ट्रेडिशनल परंपराएं हैं उनकी वह चल रही है। आज लोग पढ़ लिख रहे हैं, लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। एक
स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आज समाज, सरकार, संविधान सभी दोनों को क्या समानता का अधिकार दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं क्या होती है, महिलाओं की उपेक्षा होती है, महिलाओं का निरादर होता है। तो खैर ये आज की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज से 100 साल 150 साल पहले क्या हो रहा था ये हम लोग देखेंगे। तो उस समय तो बहुत ज्यादा ही चीजों पर चर्चा होनी चाहिए थी। उस समय तो इनको एजुकेशन की सख्त जरूरत थी, जहां पर समाज पूरा अनपढ़ था। बहुत कम ही ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे इलाइट लोग थे, और जो पढ़े लिखे थे वह भी सबसे ज्यादा अंग्रेजों के साथ रहने वाले लोग थे। तो क्या हम लोग देखेंगे कि ये फीमेल एजुकेशन सिस्टम, Its dispatch is known as Magna Carta of English Education in India। अब यहां पर एक चीज आ गया, क्या? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा आखिर कहा किसको जाता है? उस डिस्पैच को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। आपके पास सबसे पहला प्रश्न आएगा, सर मैग्ना कार्टा होता क्या है? मैग्ना कार्टा जो है ये 1215 ईस्वी का, 1215 से 1225 ईस्वी कह सकते हो कि यह ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम ब्रिटिश का, ब्रिटेन में एक फ्रीडम का यानी कि एक पत्र था। ये मतलब इस तरीके से समझो कि अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं, अगर आप समाज को स्वतंत्रता, स्वतंत्र दृष्टिकोण देना चाहते हैं, एक तरीके का खुला विचार जिसको कहते हैं ना, फ्री माइंड जिसको कहते हैं, तो ऐसा समझना चाहते हैं तो ये मैग्ना कार्टा कहलाता था। उस समय एक प्रपत्र था, ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम, है ना, स्वतंत्रता का एक महान परिपत्र था, है ना। तो यही मैग्ना कार्टा, और ये किसके लिए था? ये ब्रिटिश के लिए, इंग्लैंड के लिए था। लेकिन भारत के लिए मैग्ना कार्टा किसको कहा गया? गुड्स डिस्पैच। किस चीज में? इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्योंकि अगर भारतीयों को स्वतंत्र होना है, अगर भारतीयों के विचारों में स्वतंत्रता लानी है, तो उसे इंग्लिश एजुकेशन बहुत जरूरी होगी। ये उस डिस्पैच में कहा गया था, ये उस डिस्पैच के द्वारा बताया गया था। यानी हमारे दिमाग में ऐसी बातें फिट की गई। हम नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिश एजुकेशन यानी इंग्लिश एजुकेशन को प्रीफर करें, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारे मस्तिष्क में यह बात फिट कर दी गई। अगर देखो, कई बार बोला जाने वाला झूठ भी सच प्रतीत होता है, या आप लोग जानते हैं कि अगर 10 लोग एक ही चीज को रिपीट करें, है ना, तो लगने लगता है कि नहीं, सभी लोग हमसे झूठ थोड़ी बोलेगा, जबकि वह सारा चीज झूठ है ना, तब भी हमें यही लगेगा सभी लोग तो हमसे झूठ नहीं ना बोल सकते। एक बोला, दो बोला, लेकिन सभी 10 का 10 जो है हमसे यही चीज बोले तो झूठ तो नहीं होगा, है ना। तो उस प्रकार से हमारे दिमाग में यह फिट कर दिया गया है कि इंग्लिश एजुकेशन ही हमारी स्वतंत्रता का एक, है ना, सबसे पहली इकाई, सबसे पहला मार्ग बन जाता है। क्लियर? आगे हम लोग पढ़ेंगे हंटर कमीशन। एक चीज का ध्यान रखना, हंटर कमीशन ये 1882 का हम बोल रहे हैं। हंटर कमीशन कब का? 1882 का, W हंटर या विलियम विल्सन हंटर के द्वारा। अब एक हंटर कमीशन 1919 में आया था, जब जालियांवाला मैसेकर्स हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय भी, है ना, जो 300-400 लोग मारे गए थे उस बाग में, जलियांवाला बाग में। उसके बाद हंटर कमीशन आया था, है ना। लेकिन उस समय का हंटर कमीशन अलग है, ये हंटर कमीशन अलग है, तो दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि हंटर कमीशन सर आप यहाँ बताए हैं वहां भी बता रहे हैं, तो वही आदमी था। नहीं, आदमी भी दो था उस समय, है ना। चार्ल्स हंटर जो अलग थे और यहाँ पर विलियम विल्सन हंटर अलग है। इट इज मेड बाय इंप्रूव इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। भारत में यह, है ना, एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते थे। वह चाहते थे, हंटर कमीशन के द्वारा वह चाहते थे, W हंटर यानी विलियम विल्सन हंटर जो थे, वह चाहते थे कि भारतीयों को भी यह चीज दिया जाए। अब अपने फायदे के लिए ही, चलो ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हम अगर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, कोई आदमी हमको पढ़ाया कि अगर ये पढ़ जाएगा तो हम, है ना, मेरे यहाँ 10,000 का नौकरी करेगा, ठीक है ना, उसको 20,000
अभी नौकरी के लिए 20,000 रुपये में किसी को रखना पड़ रहा है, अगर उसने कहा कि आप पढ़ जाइए, हम 10,000 रुपये आपको देते रहेंगे, तो मेरा भी फायदा उसमें क्या हुआ कि हम पढ़ लिख गए, और उनका फायदा क्या हुआ कि उन्होंने नौकरी पर रखा तो उनको हर महीने 10,000 की बचत हो रही है। ये समझ में आया? तो अपने फायदे के लिए ही वह चाहता क्या था, हमें पढ़ाना, लेकिन हमारा भी इसमें फायदा क्या था कि हम पढ़ लिख जाएंगे, हम एजुकेटेड एलाइट क्लास बन जाएंगे। ठीक है, तो यही कारण था कि हंटर कमीशन ने लोगों को, भारतीयों को पढ़ने का एक इच्छा जागृत करने के लिए किया। अब ऐसे तो है नहीं कि हम चले गए कहीं पर भी पढ़ना शुरू कर दिए, इसके लिए एजुकेशन सिस्टम के लिए हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब की जरूरत थी। तो ये W.W. हंटर ने बहुत सारे क्या खोले, कलकत्ता प्रेसिडेंसी कितनी थी जी, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो थी इंडिया में कितनी थी, 3 ना, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तीसरा मद्रास प्रेसिडेंसी। बहुत अच्छा, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी में उन्होंने क्या खोलना शुरू कर दिया, क्या खोलना शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटीज खोलने शुरू कर दिए, और साथ ही साथ कई और ऐसे जगहों पर भी जहां की पॉपुलेशन ज्यादा थी, जहां लोग ज्यादा थे, है ना, जैसे यूपी के कई शहरों में, मेरठ है, अलीगढ़ हो गया, कानपुर में, बनारस में, इन सब जगहों पर भी क्या करने लगे, यूनिवर्सिटी खोला जाने लगा। कलकत्ता में तो खुल ही रहा था, दिल्ली में भी खुल रहा था, है ना, दिल्ली में भी बहुत सारे खुले। तो इन सब चीजों से ऐसा क्या डिफरेंसेस आने लगे कि लोग पढ़ना शुरू कर दिया, लोगों में जागरूकता आनी शुरू हो गई, और है ना, क्योंकि सरकार ही चाह रही थी कि लोग पढ़े, है ना, सरकार ही चाह रही, और पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझदार होते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। कोई चीज को, जैसे अगर मान लेते क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी ही बनना है आपको, रिवॉल्यूशनरी ही के तौर पर ही रिवॉल्ट ही करना है, लेकिन फिर भी जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तभी ना किसी चीज को कर पाएंगे, है ना। अनपढ़ लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, तलवार चला सकते हैं, कलम तो नहीं चला सकते हैं ना। तो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था उस समय, तलवार भी चलाना यानी कि विपंस के साथ भी, है ना, और कलम से भी उसका सहयोग देना। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों को क्या हुआ कि विलियम यानी हंटर कमीशन के बारे में भी पता चला। अब आते हैं इससे आगे, ये कब हुआ था, 1882 में, यानी 1882 में। समय बीतता गया, लोग पढ़ते गए, लोगों में जागरूकता आनी शुरू हो गई। फिर अब जाहिर सी बात है कि भारत में ब्रिटिश शासन था, तब वायसराय भी चेंज होते रहेंगे, 5 साल 10 साल के लिए वायसराय होते थे और उसके बाद चेंज होकर आता था। लेकिन चेंज भी यहाँ पर क्या होने लगा कि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। इसका कारण था कि लोगों को समझ में आ गया कि एजुकेशन से ही हम ब्रिटिश को हरा सकते हैं, ब्रिटिश को भगा सकते हैं। फिर लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, है ना, लॉर्ड कर्जन हमारे देश में वायसराय बनकर आया। लॉर्ड कर्जन हमारे देश का वायसराय बनकर आया, वायसराय बनकर आया, और उसने देखा कि जो एजुकेशन सिस्टम भारत में चल रहा है उसमें बहुत खामियां हैं। उस एजुकेशन सिस्टम का उपयोग करके, है ना, इंडियन पीपल रिवॉल्यूशनरी बनना शुरू हो रहे हैं, क्रांतिकारी विचारधाराएं उनमें आ रही है। वह हमसे ही एजुकेशन लेकर और हम ही के खिलाफ आवाज उठाना सीख रहे हैं, है ना। यही कारण था कि उसने क्या किया, He revived the education system in India। उसने दोहराना शुरू किया कि नहीं, अब एजुकेशन सिस्टम अब ऐसे नहीं चलेगा। अब एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा, तो सबसे पहले इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे, इसका पूरा कंट्रोल अब गवर्नमेंट के हाथ में होगा। यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, इन सब का पूरा कंट्रोल अब हम अपने पास का मतलब गवर्नमेंट अपने पास रखता था। गवर्नमेंट उस समय वायसराय ही होता था, सबसे बड़ा अथॉरिटी जो होता था वायसराय होता था।
तो हम अपने पास रखते, इस पर अधिकार अब गवर्नमेंट को होगा, वह जब चाहेगा, है ना, तब इसके नियम में फेरबदल कर सकता है। ठीक है, क्या कहा, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन 1904, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन 1904 टू इंक्रीज द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटी। क्या करना, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालयों पर, कॉलेजेस पर, इन सब पर गवर्नमेंट कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि जब गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो किसी चीज के लिए जब गवर्नमेंट अपने हाथ में कोई चीज लेती है तो दंगा फसाद, है ना, कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं, कुछ सड़कों पर उतरते, हड़ताल करते। तो हमारा क्या, स्टूडेंट का जो खेमा था, स्टूडेंट यूनियन था, वह क्या इसके संपर्क में आएगा? उसको ऐसा फील चाहिए कि सरकार हमारी चीजों को अपने हाथों में ले ले, नहीं। तो लेकिन फिर भी उनके अंदर, है ना, क्रांतिकारी विचारधाराएं, रिबेलियन पैदा हो गए थे, रिवोल्ट करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि उस समय, है ना, इलाइट क्लासेस जो थे, ज्यादातर बड़े बड़े विद्वान जो थे, वह इंग्लिश नेचर का ही था। हम लोग पहले ही बता दें कि लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश ईस्ट का ये कर दिया था, बहुत बड़ा तबका जो था उसके चंगुल में फंस गए थे, है ना, उसके वफादार बन गए थे। क्लियर? और इसका मतलब ये हो गया, अब इसके लॉर्ड कर्जन के बाद ये क्या होने लगे कि धीरे धीरे इस पर अब ध्यान देना, यूनिवर्सिटीज पर ध्यान देना कम कर दिया। यूनिवर्सिटी चीजों पर जो है वह उसको अब समझ में आने लगा कि यहाँ से रिवॉल्यूशनरी पैदा हो रहे हैं, है ना, तो उसने इन सब चीजों पर बहुत कम पैसे खर्च करना शुरू कर दिया, है ना, और धीरे धीरे इस पर ध्यान देना भी बंद कर दिया गया। हाँ, आगे हम लोग देखेंगे, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, है ना, इसको इरेज करते हैं। बात हम वर्धा स्कीम की करते हैं। वर्धा स्कीम कब का था? कांग्रेस, उस समय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1937 ईस्वी में, अक्टूबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में एक स्कीम लॉन्च किया गया, वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम अब है क्या, है ना, गांधी जी के नेतृत्व में इस स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसको हम नई तालीम, है ना, नई तालीम शिक्षा या बेसिक शिक्षा भी कह सकते हैं, बेसिक एजुकेशन भी कहा जा सकता है। वह लॉन्च किया गया जिसमें कि अलग तरीके से अब लोगों को शिक्षा दी जानी थी। वर्धा स्कीम के कारण कब हुआ था? अक्टूबर 1937 में, हाँ, अक्टूबर 1937 में। किसके द्वारा? तो कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, है ना, उस समय हुआ था। उसमें जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, ये सब इंपॉर्टेंट लीडर के तौर पर थे। तो जाकिर हुसैन उस समय नई तालीम में सबसे अहम योगदान निभाया था। नई तालीम के अंतर्गत नई तरीके की शिक्षा हमें अब देनी है। इंग्लिश की शिक्षा तो सभी को दे रहे थे, अब इसके साथ साथ हमें अपने लोगों को, अपने देश को एक अलग तबका बनाना है, जिसमें नई तालीम का मकसद था ऐसे लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, कहाँ, स्कूलों में जाके उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करना। कौन पढ़ लिख नहीं सकेगा? तो आप कहेंगे सर हम तो पढ़ लिख सकते हैं, हमको पढ़ाइएगा तो, है ना। तो वो लोग नहीं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो निम्न तबके के हैं, जो किसान मजदूर ये सब है,
वो क्या सही तरीके से स्कूल में जाके आपका फीस लाल क्लासेस में है ना ज्यादा लगता है। क्या सभी बच्चे लाल क्लासेस में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, है ना। तो बहुत सारे लोगों को सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ता है जहां पर उनको निःशुल्क शिक्षा मिलती है। तो इसी प्रकार से जो लोग है ना उस लायक भी नहीं, और स्पेशली हमारे यहाँ जातीयता बहुत ज्यादा थी, वर्ण सिस्टम बहुत ज्यादा थे, जिसके अंतर्गत है ना निम्न क्लास के लोग, SC ST के लोगों को हम स्कूल में बैठने तक नहीं दिया करते थे। तो इसका कारण क्या था? तो वो सब क्या नहीं पढ़ पाएंगे? नहीं, उन लोगों के लिए ही नई तालीम शिक्षा नीति आई थी, है ना, जिसमें बेसिक एजुकेशन उनको क्या किया गया, दिया जाना शुरू कर दिया, है ना। अब 1934 ईस्वी में, सॉरी 1934 नहीं, 1943 में एक जॉन सर्जेंट ऑफिसर आया, है ना। किस काम के लिए आया था? वह भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदलने के लिए आया था। अब उसमें एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलना है भाई? तो ऐसे लोग जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में आते हैं उनको एजुकेशन देना कंपलसरी है। आज उसी के तर्ज पर भारत में भी यह है। आज उस समय क्या था? 6 से 14 वर्ष के लोगों को कंपलसरी एजुकेशन देना, है ना। आपको अगर आप 6 वर्ष, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हैं, लेकिन आप इतने तक के हैं तो उनको एजुकेशन देना कंपलसरी माना जाता था। आज उसी के तर्ज पर 6 से 14 वर्ष के लोगों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है ना जी। अब कहेंगे सर हमको तो पैसा लगता है, हमको तो यहाँ पर 3,000 4,000 का महीना लिया जा रहा है ना। तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल की बात करें, आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको भी पैसा नहीं लगेगा। इनफैक्ट अगर वहां पर आप अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। हाँ, और साथ ही साथ सरकार के तरफ से है ना मिड डे मील भी वहां पर मिलता है ना। दोपहर का भोजन भी वहां पर आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पोशाक के लिए, कपड़े के है ना लिए भी पैसे मिलेंगे, स्कॉलरशिप के लिए भी पैसे, और बहुत सारे मिलेंगे चीजें हैं जो मिलती है। लेकिन यहाँ पर हमारे सुविधाएं और भी अलग है जो हम लोग देते हैं। तो यहाँ हमने क्या कहा, 1943 में जॉन सॉर्जेंट जो था वो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इसने क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ही नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन in which he proposed है ना कंपल्सरी एजुकेशन between the children of age 6 years to 14 years, है ना। 6 साल से 14 साल के बीच के जो है ना तबका था, लोग हैं, बच्चे हैं, उनको फ्री एजुकेशन देना, इनको फ्री एजुकेशन मिलना, ये हमारा यहाँ पर क्या था, मेन पर्पस था, मेन मुद्दा था। ठीक है, जनरेटर चला दीजिए तो क्लियर। अब है भारत के पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश। क्या था पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश? इसको चेंज करते हैं। क्या था पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश?
पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा चीज नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिश हमें लूट कर ही चला गया, है ना, कुछ कुछ हमें दिया भी। तो उसमें क्या है, जो हमें एजुकेशन मिल रहा था उसी में बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए। एक लैंग्वेज अगर हमें पूरा भारत में चले, है ना, तो क्या हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे? अगर सामने हम हिंदी बोल रहे हैं और सामने वाला अगर तमिल में बात करे तो क्या हम दोनों एक दूसरे के शब्दों को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। इसका कारण है कि तमिल हमें नहीं आता और हिंदी उसे नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन उस समय हमारे देश में आई कि सभी लोग जो पढ़े लिखे हो रहे थे, जो पढ़ लिख रहे थे, वह इंग्लिश एजुकेशन को काम कर रहे थे, उस पर वर्क कर रहे थे। और यही कारण था कि हम एक दूसरे से इंटरेक्टेड थे, हम एक दूसरे से, है ना, भाईचारा में हम एक दूसरे से, है ना, क्या हो रहे थे, संपर्क में आ रहे थे। और यही कारण है, क्या लिखेंगे सबसे पहला, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन क्या कर रहा था, यूनाइटेड पीपल एंड, इंग्लिश एजुकेशन यूनाइटेड पीपल एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन देम, उनमें नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही थी। दे वेर started thinking about their motherland, अपने मातृभूमि के लिए वो सोचना शुरू कर दिए कि अब हम अंग्रेजों को कैसे हटा सकते हैं, अंग्रेजों से कैसे हम लोग पार पा सकते हैं। तीसरा था, दे गॉट द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रैटरनिटी, लिबर्टी कॉमा फ्रैटरनिटी एंड डेमोक्रेसी। अब ये सब आइडिया कहां से आया था, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि, है ना, हमारा देश गुलाम था, लेकिन और भी कई ऐसे देश थे जो जिसमें नई नई पुनर्जागरण हुआ था, जैसे यूरोप में, है ना, फ्रांस में रिवॉल्यूशन, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा है, क्या रशियन रिवॉल्यूशन देखा है। तो इन सब चीजों को देखकर हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमारे देश में भी अगर रिवॉल्यूशन हो तो हम भी आजाद हो सकते हैं, इसके चंगुल से हम निकल सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे डेमोक्रेसी का तो निर्माण सब जगह हो ही रहा था, सभी डेमोक्रेसी पर तो आ ही रहे थे, लिबर्टी, है ना, स्वतंत्रता की भावना सब में जागृत थी और सभी में बंधुत्व, भाईचारा, है ना, की भावना थी, ब्रदरहुड की भावना थी। It create awareness. It create awareness about social and religious matter. भारत में सबसे ज्यादा जो, है ना, अवेयरनेस आता है, भारत में सबसे ज्यादा जो अगर किसी चीज पर लोग सतर्क हैं तो वह सबसे पहला चीज है धर्म। आज जितने भी जगह हम लोग जाते हैं वह डिवीजन किस आधार पर हो रहा है जी, सबसे ज्यादा धर्म पर। देखते हैं आप, है ना, सामुदायिक
जितने भी हैं उन चीजों के आधार पर ही हम लोग विभाजन कर रहे हैं। वोट देना, सरकारें चुनना, या फिर किसी भी प्रकार का मुद्दा उठाया जाता है, जैसे मंदिर मस्जिद इन सब चीजों का मुद्दा उठाया था इस धर्म के आधार पर, है ना। तो वहां पर भी यह अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू कर दिया, किस चीज के आधार पर? धर्म के आधार पर और समाज के आधार पर, सोसाइटी के आधार पर। कुछ महिलाएं जैसे सरोजनी नायडू, ये सब, सावित्रीबाई फुले, है ना, इन सब महिलाओं ने मिलकर समाज को एक नई दिशा देनी शुरू कर दिया। और समाज को एक नई दिशा किस रूप में दी? तो फीमेल एजुकेशन के सेक्टर में। उस समय हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि महिलाएं हमारी समाज की नहीं पढ़ती थी। उसका कारण था कि हमारे समाज के जो लोग थे वह स्टीरियोटाइपिंग लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे। वो चाहते थे कि हमारे समाज की महिलाएं, हमारे घरों की महिलाएं बाहर नहीं निकले, और बाहर नहीं निकलेंगे तो पढ़ लिख नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, वो घर गृहस्थी के कामों में ही निपुण होती थी और किसी प्रकार का एक्स्ट्रा काम उनको नहीं दिया जाता था। यही कारण है कि हमारे देश की लगभग जो आबादी थी उस समय वह महिलाओं में अनपढ़ थी। चलो इसको कहते हैं कि सरोजनी नायडू एंड अदर वुमेन क्या करना शुरू कर दिया? एजुकेट started educating females, महिलाओं को भी शिक्षा देनी शुरू कर दी। उन लोगों का एक ग्रुप बनाया जा रहा था। अब कैसे वह शिक्षा? अब तो एक आदमी, जैसे सरोजनी नायडू की बात की तो एक आदमी है ना, सॉरी एक औरत है, तो एक औरत कितने जगहों पर जाके शिक्षा दे सकती है? ऐसा तो नहीं है कि पूरा हमारे देश को शिक्षित कर सकती है, नहीं ना। तो उन्होंने ग्रुप में वर्क करना शुरू कर दिया। जैसे किसी गांव में जाती, अपने संस्था के लोगों के साथ 10-12 महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुई थी, वो जाती, वहां से किसी एक महिला जो शिक्षित थी, जो समाज में ऊपर उठना चाह रही थी, उनको वह वहां की महिलाओं को पढ़ाने का कार्यभार देते थे। अब ये कहेंगे कि सर तो उनको वेतन मिलता होगा? नहीं, उस समय समाज सुधार के क्षेत्र में वेतन नहीं मिलता। अपने देश को बढ़ाने के लिए वेतन की आवश्यकता नहीं थी, है ना। तो हर एक गांव में ऐसे लोगों को क्या किया गया? नियुक्त किया गया। ऐसी महिलाओं को नियुक्त किया गया जो वहां की लड़कियों को, वहां की महिलाओं को क्या कर सके? शिक्षित कर सके। ठीक है, शिक्षित कर सके। अब रही बात, हमारे देश में सोशल इविल्स बहुत थे। आपको कल ही बता चुके हैं कि हमारे देश के सोशल इविल्स को कम करना जरूरी था, लेकिन हम कौन से लोग हैं? स्टीरियोटाइपिंग लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों के समय से जो काम करते जा रहे हैं उसको इतना आसानी से नहीं बदला जाना चाहिए। उसे बदलना हमारे समाज के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे कल्चर के हिसाब से अच्छा नहीं है। यही कारण है कि हम समाज में घट रही सोशल इविल्स को भी नजरअंदाज करते जा रहे थे ना। जैसे हमने कहा था क्या? फीमेल इन्फेंटिसाइड, हमने कहा था चाइल्ड मैरिज, हमने कहा था सती सिस्टम, हमने कहा था विडो रीमैरिज, है ना। तो ये सब जो क्या था? एक समाज का इविल ही था जिसको बदलना बहुत जरूरी था। लेकिन हम चाह रहे थे कि बदले, लेकिन अगर किसी ने इस पर विचार किया, इसे बदला, तो हम उसके खिलाफ भी चले जाते। ठीक है, तो ऐसा ही आप लोगों ने क्या देखा था, है ना, कि सती सिस्टम को राजा राम मोहन राय, हमारे सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक थे राजा राम मोहन राय, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, सती सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन इतना आसान नहीं था सती सिस्टम को हटाना, इतना आसान नहीं था सती सिस्टम को के खिलाफ कानून लागू करना। उन्होंने लॉर्ड विलियम बेटिक, जो उस समय के गवर्नर थे, उस समय के वहां पर गवर्नर थे,
उनके नेतृत्व में इसे हटाया गया। लोगों का विरोध भी उनको झेलना पड़ा, है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, जो गलत है वह है, और उसे हटाना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, ये हमारे इन सब, ये क्या था, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें कि, है ना, हम क्या देखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश देखेंगे कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था। और भी हम लोग कल आगे का एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए, है ना, धन्यवाद।